सुनंदा की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। वो इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। माँ, कब तक पहुंचना होगा आपका? मैं खाना बनाकर रख लेती। सुनंदा, अकेली आऊंगी बस से। वो तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं, उनको क्लास लेनी है। आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना माँ। नहीं बेटा, यहाँ घर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा पीछे से अकेले परेशान होंगे। मैं शाम की बस से ही वापस चली जाऊंगी। अरे सुनंदा, अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई हो तो कुछ घर के काम भी निपटा ले। घेवर का सामान आया हुआ है। घेवर क्या हरियाली तीज के बाद बनाएगी, जब त्योहार निपट जाएगा? माँ जी बस बनाने ही जा रही थी। वो माँ तीजों का सामान देने आ रही है तो वही पूछ रही थी। सुनंदा घेवर बनाने रसोई में चली जाती है। बेचारी अकेली ढेर सारे घेवर बनाती है। सुनंदा की सास को इसलिए ही सुनंदा से चिढ़ थी कि वो दहेज में ज्यादा बड़ी चीजें नहीं लाई थी, इसलिए भी वो सुनंदा के पीछे पड़ी रहती थी। सुनंदा की माँ तीजों का सामान लेकर आती हैं। माँ, कैसी हो तुम? यहाँ बैठो, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ आई है, आप आ जाओ बाहर, ड्राइंग रूम में ही है वो। कोई कलेक्टर नहीं आई है जो अपनी नेल पॉलिश लगाना छोड़कर पहले तेरी माँ से मिलूं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर। माँ, वो माँ जी थोड़ा जरूरी काम कर रही हैं। वो कल त्योहार है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सुनंदा और उसकी माँ बहुत देर तक उसकी सास का कमरे से बाहर आने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद, सुनंदा, मुझे निकलना होगा, बस नहीं मिलेगी बेटा वापसी की। एक बार अपनी सासू माँ को बुला लेती, मैं ये सामान अपने हाथों से दे देती। रुको, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ जी, माँ को देर हो रही है, वो अकेली आई है तो उन्हें वापसी भी जाना है। घर पहुंचने में रात हो जाएगी। रुक, आ रही हूं। पता नहीं कितना दिमाग खराब कर रखा है इन भिखारियों ने। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगा पता नहीं आप लोगों ने कौन सी सोने की अशर्फियां देनी है मुझे, जो बार बार मेरे आने का इंतजार हो रहा है। बहन जी, ये कुछ मिठाई, फल, साड़ी और श्रृंगार का सामान लाई थी सुनंदा के लिए, पहली हरियाली तीज का। और ये आपके लिए शगुन का लिफाफा बहन जी। बस 1100 रुपए? वैसे भी आप गरीबों से यही उम्मीद की जा सकती है। पता नहीं हमारी किस्मत खराब थी जो संयम को ये गरीब लड़की से ही प्यार होना था। अरे कुछ तो आप लोग शर्म किया करो। शादी के बाद बेटी की पहली हरियाली तीज है, कोई सोने की एक छोटी अंगूठी ही दे देते। बिल्कुल ही भिखारी पल्ले पड़ गए हैं। बहन जी, सुनंदा की शादी में कर्जा लिया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हाथ खींचा हुआ है। बेचारी सुनंदा की माँ चुपचाप बेटी को समझाकर वापस चली जाती है। सुनंदा उसे कुछ खाने के लिए बोलती रही, पर माँ रोती हुई कुछ न कह सकी। माँ के जाने के बाद सुनंदा रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। सुनंदा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सुनंदा और उसकी सास का उपवास था। सुनंदा तैयार होकर पूजा की तैयारी करने लगी, तभी उसे तेज आवाज आई। अरे, ये आवाज तो माँ जी के कमरे में से आई है। माँ जी, क्या हुआ? अरे, दरवाजा तो अंदर से बंद है, मुझे खिड़की से जाना होगा। सुनंदा साड़ी और जेवर में थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह खिड़की खोलकर कमरे में पहुंची, पर उसके हाथों में रगड़ आ गई थी जिसमें से खून आ रहा था। माँ जी, उठिए। अरे, ये तो होश में ही नहीं आ रही। बेड पर लिटाती हूँ। सुनंदा अपनी सास को पलंग पर लिटा देती है और कुछ पानी की बूंदें अपनी सास के मुंह पर छिड़कती है। माँ जी, अब आप ठीक है? क्या हुआ माँ जी, आप गिर गई थी? रुकिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। अरे, निर्जला उपवास है मेरा बहू। माँ जी, कुछ नहीं होता, पहले तबीयत जरूरी है। भगवान भी यही कहते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। नींबू पानी पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको कमजोरी से शायद चक्कर आया था और बीपी लो हो गया होगा। अब ठीक लग रहा है नींबू पानी पीकर? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, ये तुम्हारे हाथों पर खरोच कैसी? वो माँ जी, दरवाजा अंदर से बंद था तो खिड़की से अंदर आई, तभी शायद। सुनंदा बहू, मेरे लिए ये सब? मैंने कल तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया, फिर भी बहू, मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच में हीरे की कद्र नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारे मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाया, और कल जो सब किया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, और माँ कभी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं जोड़ती, बल्कि आशीर्वाद देती हैं।
सुनंदा अपनी सास के गले लग जाती है। दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और तीज की कथा करती हैं। सुनंदा की सास सुनंदा की माँ से भी फोन पर बात करके माफी मांगती हैं। सुनंदा की माँ भी माँ पार्वती और भगवान शंकर को धन्यवाद करती हैं। माँ पार्वती की कृपा से सुनंदा की सास का स्वभाव बिल्कुल सही हो जाता है। हरियाली तीज का त्योहार उस दिन एक गरीब की तीज को हरा भरा कर देता है। सेठ मणिलाल और उनकी धर्मपत्नी शोभा देवी का जामनगर में एक सभ्य परिवार था। धन दौलत सब कुछ सेठ मणिलाल ने मेहनत और खून पसीने से कमाया था। सेठ मणिलाल को एक ही दुख था, उनके इकलौते बेटे आनंद की बुरी आदतें। आनंद को शराब और जुए की लत थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर रात घर लौटता था। आनंद की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ मणिलाल की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय मणिलाल और शोभा आनंद को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन मणिलाल ने शोभा से कहा, शोभा, मैं सोच रहा हूँ आनंद की शराब और जुए की लत की आदत बढ़ती ही जा रही है। मेरी रमेश भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ आनंद की शादी कर देते हैं, शायद बहू के आने से आनंद थोड़ा सुधर जाए। कह तो आप ठीक ही रहे हो, रमेश भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ मणिलाल अपने मित्र रमेश से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। आनंद शादी के लिए मना करता है, पर मणिलाल उसे कहता है कि यदि आनंद शादी के लिए मना करेगा तो उसका खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। इस डर से आनंद शादी के लिए हाँ कर देता है और आनंद की शादी भावना नाम की लड़की से हो जाती है। भावना बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास शोभा और ससुर मणिलाल का बहुत ध्यान रखती थी, पर आनंद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मणिलाल ने सोचा था कि आनंद की शादी के बाद शायद उसकी आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आनंद अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही घर आता था। एक दिन, शोभा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैंने वकील को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद भावना बहू और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि आनंद की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दें। सारी जायदाद भावना और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ मणिलाल स्वर्ग सिधार जाता है। मणिलाल के मरने के बाद भावना अपनी सास शोभा का बहुत ख्याल रखती थी। वो शोभा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। आनंद को वकील के द्वारा जब ये पता चलता है कि सेठ मणिलाल अपनी सारी जायदाद बहू भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर गया है, तो आनंद गुस्से में आ जाता है और शराब पीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। जैसे वो शराब पीकर दुकान से बाहर आता है, नशे में एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की को सॉरी कहने के लिए संभलता है। आनंद लड़की का चेहरा देखकर दंग रह जाता है। लड़की बिल्कुल आनंद की पत्नी भावना की शक्ल की होती है। आनंद हैरान रह जाता है। उसका दिमाग काम करने लगता है। उसके दिमाग में भावना को रास्ते से हटाने की तरकीब आती है। वो लड़की के पीछे पीछे जाता है। लड़की एक बस्ती के पुराने घर में रहती थी। आनंद घर के अंदर जाता है और लड़की से कहता है, देखो, मेरी पत्नी भावना की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे से मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद मेरी पत्नी भावना और होने वाले बच्चों के नाम कर दी है। मैं पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में यही बात आई कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी पत्नी भावना की जगह मेरे घर में आओगी और ये बात माँ को भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भावना से हूबहू मिलता है। कुछ दिनों बाद जब भावना वापस नहीं लौटेगी तो माँ तुम्हें ही भावना समझेगी और माँ को तुम पर शक भी नहीं होगा। फिर तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर देना। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। आनंद को अपनी पत्नी भावना की हमशक्ल एक लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम चांदनी था। चांदनी आनंद का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन आनंद भावना से कहता है, भावना, अपना सामान पैक कर लो,
हम लोग हनीमून पर नहीं गए हैं, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए कहीं हो आए। तुम भी पिताजी के जाने के बाद घर से कहीं बाहर ही नहीं निकली हो, तो तुम्हारा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। बहू, आनंद ठीक कह रहा है, तुम दोनों कुछ दिन के लिए कहीं घूम आओ। पर माँ जी, आपको अकेला छोड़कर हम लोग कैसे घूमने जा सकते हैं? भावना, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसीलिए कुछ दिन के लिए घूम आओ, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। आनंद भावना को लेकर घूमने निकल जाता है। आनंद भावना को समुद्र में जहाज पर घुमाने ले जाता है और मौका देखकर भावना को धक्का दे देता है और वापस आने लगता है। भावना आनंद का नाम लेकर चिल्लाती रहती है, बचाओ बचाओ, पर वो भावना की एक नहीं सुनता और सीधा चांदनी के पास चला जाता है। चांदनी के पास जाकर आनंद सारी बात चांदनी को बताता है और चांदनी को भावना की जगह अपनी पत्नी बनाकर घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर जब भावना बनी चांदनी शोभा के पैर नहीं छूती तो शोभा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो भावना बनी चांदनी और अपने बेटे आनंद को एक साथ देखकर खुश हो जाती है और बात भूल जाती है। चांदनी घर में भावना बनकर रहने लगती है, पर कहते हैं ना, झूठ छिपाए नहीं छिपता। शोभा भावना बनी चांदनी में अचानक आए बदलाव से चकित थी। वो सोचती है कि भावना को क्या हुआ है। भावना तो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके सभी के लिए चाय और नाश्ता बनाती थी, पर जब से भावना हनीमून से आई है उसने सुबह जल्दी उठना भी बंद कर दिया है और पहले की तरह भगवान की पूजा करना और चाय नाश्ता देना भी बंद कर दिया है। वो भावना बनी चांदनी से पूछती है, भावना बहू, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, बड़ा मन है तुम्हारे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का। ए बुढ़िया, तेरे खुद के हाथ टूट गए हैं जो एक कप चाय नहीं बना सकती? देख नहीं रही मैं अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। शोभा भावना बनी चांदनी के इस दुर्व्यवहार को देखकर हैरान और दुखी हो जाती है, पर वो चुप रहती है। आनंद चांदनी से बार बार जायदाद के कागजों पर भावना के नकली साइन करने के लिए कहता रहता है। आनंद भावना के नाम की हुई सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए ही वो चांदनी को भावना बनाकर लाया था, पर चांदनी आनंद की बात को बार बार टाल रही थी। चांदनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में अब ये बात आ गई थी कि किस तरह आनंद को और शोभा को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए भावना बनकर उस घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड मुकेश से मिलने जाती है और सारी बात बताती है। आनंद बार बार चांदनी के साइन ना करने पर गुस्से में आ जाता है। वो चांदनी से कहता है, देखो चांदनी, अगर मैं तुम्हें इस घर में भावना की जगह पत्नी बनाकर ला सकता हूँ तो यहाँ से निकालना भी मुझे आता है। तुम सीधी तरह से कागजात पर साइन कर दो और सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर आनंद गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। चांदनी पीछे से मुकेश को बुला लेती है। मुकेश अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है। चांदनी अपने बॉयफ्रेंड मुकेश और उसके साथियों के साथ शराब और नशा करती है। ये देखकर शोभा चांदनी को रोकने की कोशिश करती है। चांदनी शोभा को एक जोरदार चांटा लगाती है। शोभा जमीन पर गिर जाती है। शोभा के मुंह से खून आने लगता है। इतनी देर में आनंद वहां आ जाता है। वो ये सब देख लेता है और चांदनी पर चिल्लाता है, चांदनी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया? और ये लोग कौन हैं? ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारा घर? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर आनंद। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है, यानी कि भावना का। ये घर और सारी जायदाद मेरी है। मुकेश, इस आनंद को सबक सिखाना ही होगा। पकड़ो इन्हें और दोनों माँ बेटे के हाथ पैर बांध दो और खाई में फिकवा दो दोनों को, ताकि इनकी लाश तक का पता न चले पुलिस को। फिर तुम और मैं आराम से इस घर पर राज करेंगे। अपनी पत्नी भावना को जायदाद के लिए तू पहले ही मार चुका है, अब ऊपर जाकर उससे माफी मांगना। ये सब सुनकर शोभा सदमे में आ जाती है और आनंद से कहती है, आनंद, तूने जायदाद के लिए अपनी ही पत्नी को मार दिया। तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। भावना बहू जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई थी, पर तूने उसे मारकर मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया।
जैसे ही मुकेश और उसके साथी आनंद और उसकी मां को ले जाने लगते हैं, अचानक वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ भावना भी होती है। शोभा भावना को देखकर हैरान हो जाती है। भावना उसे बताती है कि किस तरह कुछ मछुआरों ने उसे डूबने से बचाया और काफी दिनों बाद होश में आकर जब भावना घर वापस आने लगी, उसने अपनी हमशक्ल चांदनी को मुकेश से मिलते हुए देख लिया था और उनकी सारी बातें सुनकर वो पुलिस के पास गई और पुलिस की मदद ली। पुलिस चांदनी और मुकेश को धोखाधड़ी और जान से मारने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आनंद को भी अपनी पत्नी भावना को जान से मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगती है, पर भावना उनसे कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। वो मेरा ही पैर फिसल गया था और मैं पानी में गिर गई। इन्होंने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार को बचाने के लिए। पुलिस चांदनी, मुकेश और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके ले जाती है। आनंद अपनी मां और भावना से माफी मांगता है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका होता है। भावना के अच्छे कर्मों ने उसे जीवित रखा। झूठ का पर्दाफाश हो गया। शोभा ने भावना को गले से लगा लिया। आनंद ने भी उस दिन से सभी बुरी आदतें छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा।